हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं गाल स्टोन्स के बारे में। गाल स्टोन्स यानी पित्त की पथरी, पित्त के थैली की पथरी। दोस्तों, गाल ब्लैडर में पथरी कैसे बनती है, किस चीज से बनती है, इसके क्या वजह है और इसका क्या इलाज हो सकता है, मैं इन सब चीजों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही जानकारी भरा ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं। आपसे बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत शुक्रिया, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लीजिए ताकि हमारे सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, गाल ब्लैडर हमारे दाहिने हिस्से में लीवर के बगल में एक थैली होती है जिसपे पित्त भरी रहती है, उसे गाल ब्लैडर कहते हैं, तो पित्त की थैली कहते हैं। पित्त की थैली में ही पथरी बन जाती है जिसको गाल स्टोन कहा जाता है। दोस्तों, ये पथरी कैसे बनती है और इसके बनने से क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या सिम्टम्स जाहिर होते हैं, क्या तकलीफें होती हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं, और इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट हो सकता है ये हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा आखिर तक, फिर बात पूरी वाज़ेह आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, लीवर के बगल में पित्त की थैली, और पित्त की थैली में भरा होता है पित्त, यानी कि हरे हरे रंग का एक मादा, एक रस जो कि हमारे हाजमे में काम आता है। ये रस हमारे खाने के साथ जो कोलेस्ट्रॉल होता है, या जो कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, उस कोलेस्ट्रॉल को गलाने के काम में आता है। ये पित्त उसको हजम करने के काम में आता है। इसके साथ ही पित्त की थैली के बगल में एक छोटा सा ऑर्गन और होता है जिसका नाम है पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज से भी एक रस निकलता है जो हमारे फैट्स को, ऑयल्स को, रोगन को, चर्बी को गलाने के काम में, हजम करने के काम में आता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। जो पित्त की थैली से एक नाली आती है वो, और जो पैंक्रियाज के साथ एक नाली आती है, वो दोनों एक साथ जुड़ करके और फिर वो छोटी आंत में आके गिरती है। पित्त भी और पैंक्रियाज का रस भी। तो जो पित्त की थैली के साथ जो नाली आती है उसको बाइल डक्ट कहते हैं, बाइल डक्ट, और जो पैंक्रियाज के साथ जो नाली आती है उसको कहते हैं पैंक्रियाज डक्ट। ये दोनों नालियां एक साथ मिल जाती हैं और फिर वहां से आके छोटी आंत में मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया को आप समझेंगे फिर बात आगे ज्यादा समझ में आएगी। होता क्या है, जब हमारे पित्त की थैली में पथरी बन जाती है तो वो पथरी वहां पित्त की थैली में सिर्फ वहां मौजूद रहती ही नहीं है, बल्कि वहां से वो पित्त के साथ, रस के साथ बाहर आना चाहती है, और जब वो बाइल डक्ट में आ जाती है फिर परेशानी की बाइस बनती है। बहुत दर्द होता है, वो बाइल डक्ट को वो घेर लेती है, वो जाम हो जाता है। कभी कभी वो पथरी आकर के पैंक्रियाज डक्ट में भी आकर के को जाम कर देती है, तो फिर पैंक्रियाज में भी दिक्कत होने लगती है। और क्या होता है कि वो पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन होने लगता है, पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाता है, और पेंक्रियाटाइटिस उसको कहते हैं, पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है। फिर बहुत, उसमें भी बहुत दर्द होता है।
तो पथरी पित्त से बाहर निकल के जब इन नालियों में आके फंसती है तब वो परेशानी की बाइस बनती है। ज्यादातर मामले में पित्त की थैली में पथरी पड़ी रहने से परेशानी नहीं होती। हाँ, लेकिन ज्यादा दिनों तक अगर पड़ी रहे तो फिर वहां उस पित्त की थैली में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, पित्त की थैली में भी इन्फेक्शन हो जाता है और पित्त की थैली भी फूलने लगती है, फूल जाती है। फिर उसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। और जो पथरी बनती है पित्त की थैली में उसको कोलिलिथियासिस कहते हैं। तो अब हम आते हैं कि स्टोन बनता कैसे है। तो ये आपने समझ लिया कि पित्त की थैली में एक रस बनता है जिसका नाम है बाइल, पित्त, और वो पित्त का काम है खाने को हजम करना। और वो पित्त की थैली से, पित्त के रास्ते से आके छोटी आंत में मिलती है, वो अपने आप को खारिज करती है और वहां पे खाना हजम करने का काम करती है। जब हम खाना नहीं खाते तो वो पित्त की थैली में पित्त जमा रहती है। रोजाना का मामूल यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो पित्त की थैली से पित्त बाहर आता है और खाने को हजम करती है। सुबह नाश्ता करते हैं तो सुबह पित्त की थैली से पित्त का रस बाहर आता है, खाने को हजम करता है। वो पूरे अपने 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 आप को खाली कर देती है। जब जब हम खाना खाते हैं पित्त की थैली से पित्त बाहर आ जाता है, पित्त की थैली खाली हो जाती है। लेकिन अगर हम खाना नहीं खाएं, अगर हम भूखे रहें, तब पित्त वहां पे जमा पड़ी रह जाती है। और लंबे समय तक अगर वो जमा रहे, हम खाना खाएं कभी न खाएं, पित्त वहां जमा रहने लगती है। और होता क्या है कि पित्त वहां गाढ़ा होने लगती है और पित्त गाढ़ा होने के साथ साथ वो जमने लगती है और वहां पे स्टोन की शक्ल में पैदा हो जाती है। तो एक तो पित्त खुद पथरी बन जाती है। ये होता कब है कि जब वो पित्त का स्राव नहीं हो पाता, पित्त अपने आप को खारिज नहीं कर पाता। दूसरा स्टोन बनने का खास वजह होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल को पित्त गला नहीं पाता, कोलेस्ट्रॉल को हजम नहीं कर पाता, तब ये कोलेस्ट्रॉल ही स्टोन बन जाता है। और कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे पथरी वहां पे पित्त की थैली में बन जाती है। एक तो ये कि पित्त खुद पथरी बन जाती है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल से पथरी बनती है, और तीसरा बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन हाजमे के काम में आता है वो ज्यादा बनने लगता है और ज्यादा बनने की वजह से बिलिरुबिन ज्यादा बनता है लीवर प्रॉब्लम की वजह से। लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए या हमारे रेड सेल्स ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तब बिलिरुबिन ज्यादा बनने लगते हैं और ये बिलिरुबिन भी जमा होकर के स्टोन बन जाते हैं। 3 चीजें हैं स्टोन जिससे पैदा होती है हमारे पित्त की थैली में, और ये वजह बनती है हमारी परेशानी का। दोस्तों, पित्त की थैली में पथरी बन जाने से कई सिम्टम जाहिर होते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारे पित्त में पथरी हो गई है या हमें गाल स्टोन हो गया है। जाहिर कैसे होता है? हमें बुखार आने लगता है, बुखार के साथ जाड़ा आने लगता है, ठंड के साथ बुखार आने लगे, और अगर मतली आने लगे, उल्टी आने लगे, उबकाई आने लगे, इंडाइजेशन होने लगे, हाजमा खराब हो जाए, तो ये सिम्टम हमारे पित्त की थैली में पथरी होने के हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमारे पित्त के जगह पे अगर दर्द हो, दाहिने तरफ छाती में दर्द हो, दाहिने कंधे में भी दर्द हो, दाहिने पीठ में दर्द हो, इस पोर्शन दाहिने साइड के बाह में भी दर्द हो सकता है, कंधे में दर्द हो सकता है, दाहिने छाती में, दाहिने लीवर के पोर्शन में, और दाहिने पीछे तरफ पीठ में भी दर्द हो, तो आप समझ जाएं कि आपके पित्त में थैली हो सकती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह होता है, फिर पता चलता है कि आप पित्त में पथरी है। अगर पथरी छोटी है तो फिर हम उसका इलाज करते हैं।
पित्त की पथरी अगर बहुत बड़ी साइज की हो गई है या फिर बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है, या बाइल डक्ट में आके फंस गया है, या फिर वो बाहर के रास्ते पर आकर फंसा हुआ हो, तो या फिर वहां पे इन्फेक्शन कर दिया हो पित्त में, या इन्फ्लामेशन हो गया हो, तो फिर लोग इस पित्त को निकाल देते हैं, इसका ऑपरेशन करवा लेते हैं। दोस्तों याद रखें, पित्त की थैली में रिस्क नहीं लेना चाहिए। पित्त की थैली में अगर पथरी हो, हाँ शुरुआत के दिनों में होम्योपैथिक दवाओं से इसको खारिज किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया हो तो मैं कहूंगा एज ए होम्योपैथिक सलाहकार कि आप बेहतर है कि आप इसको ऑपरेट करवा लें, क्योंकि ये एक रिस्क का मामला हो सकता है। दोस्तों होम्योपैथी में ऐसी दवाएं हैं जिसके इस्तेमाल से पित्त की पथरी को तोड़कर बाहर निकाला जा सकता है। मेरा खुद जाती तजुर्बा है, कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे हुए हैं, और होम्योपैथी और आयुर्वेद में इसका बहुत ही सफल इलाज है। एलोपैथी में भी शुरू के दिनों में इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन स्टोन बड़े हो जाने के बाद उसमें सिर्फ ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं होता। आइए हम आपको बताते हैं होम्योपैथी के किन दवाओं से आप पित्त के पथरी को बाहर निकाल सकते हैं, पित्त की पथरी से निजात पा सकते हैं। देखिए, ये दवाएं ऐसी नहीं है कि आपने इस्तेमाल की और पथरी निकल गई। पित्त की पथरी को टूट के गल के बाहर निकलने में, खारिज होने में वक्त लगता है। 6 महीने से 1.5 साल तक का वक्फा लग सकता है। ये अपने दिमाग में रख लीजिए, उसके बाद आप होम्योपैथी की तरफ रुजू कीजिए। लेकिन शुरू के दिनों में आपके दर्द को खत्म कर दिया जाएगा दवाओं से, दर्द नहीं होगा, पथरी बनने की प्रक्रिया रुक जाएगी और पथरी फिर धीरे धीरे छोटी होने लगेगी, फिर खात्मा हो जाएगा। 1 से 1.5 साल में इसका खात्मा हो जाएगा। दवाएं क्या है मैं आपको बताता हूँ। कई दवाएं हैं, हालांकि कुछ लोग को मेरे कॉम्बिनेशन से एतराज होता है कि होम्योपैथी सिंगल रेमेडी से इलाज किया जाता है। मेरा जो तजुर्बा है, मैं कई दवाओं को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार करता हूं और उसी से ट्रीटमेंट करता हूं। तो वही नुस्खा मैं आपके सामने पेश करता हूं जो हमारा मुजर्रब है। जो दवाएं हमारी आजमाई हुई हैं मैं आपको आपके सामने पेश करता हूं। दवाएं मैं यहां पे लिख देता हूं, आप नोट फरमा लें, मैं आपको बता भी देता हूं। दवाओं में सबसे पहले 30 पोटेंसी की दवाएं हैं जिसको आपको मिक्स करना है एक शीशी में। 30 पोटेंसी की दवाएं कोलेस्ट्रीनम 30, कल्केरिया कार्ब 30 और डायस्कोरिया 30। ये तीनों दवाएं बराबर बराबर मात्रा में मिला लें, एक बड़ी शीशी में रख लें और इससे 3-3, 4-4 बूंदे दिन में 3 बार अपने जुबान में टपकाकर निगल लें। ये तो एक नुस्खा हुआ। दूसरा इसके साथ का नुस्खा, ये दोनों दवाएं इस्तेमाल करनी है। एक तो ये 30 पोटेंसी वाला मिक्सचर, दूसरा एक मिक्सचर जो मदर टिंचर वाला है वो नोट फरमा लें। मैं आपको बताता हूं 5 मदर टिंचर का एक मिक्सचर बना लें। 1 नंबर में है वेसिकेरिया, दूसरे नंबर पे चेरिडोनियम, तीसरे नंबर पे कार्डुवस, चौथे नंबर पे चियोनेंथस और हाइड्रेस्टिस। ये 5 दवाएं। इन 5 दवाओं को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर 5-5 बूंद करके, 5-5 25 बूंद होता है, 25 बूंद करके दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है पानी में मिलाकर। नॉर्मल वाटर में आधा से कम क्वार्टर कप पानी में 25 बूंद दवा ये मिक्सचर टपका लें और हिलाकर पी जाएं दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को। जब जब ये पोटेंसी वाली दवाई लें तब तब ये मिक्सचर भी ले लें। लगातार लंबे समय तक लेते रहने से इस परेशानी से निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये बात याद रखें, दवाई के इस्तेमाल से ही आपको जो दर्द का दौरा उठता है उस परेशानी से निजात हफ्ता 10 दिन में ही मिलनी शुरू हो जाती है और फिर आपको ये पथरी खारिज हो जाती है। लेकिन याद रखें, अगर पथरी की परेशानी ज्यादा बढ़ गई हो, अगर डक्ट में कहीं फंस गई हो या इन्फ्लामेशन हो गया हो पित्त की थैली पे,
आपकी थैली फूल गई हो तो बिल्कुल रिस्क न लें, इमीडिएट एलोपैथिक डॉक्टर से, किसी सर्जन से राब्ता करें और पित्त की थैली को निकाल लें। नहीं तो पित्त की थैली के फट जाने का डर है, और पित्त की थैली जब फट जाती है तो फिर और परेशानी में पड़ जाएंगे, फिर जान तक का खतरा पड़ जाता है। एक बात याद रखें कि पित्त की थैली में पथरी पड़ी रहने से कैंसर भी होने का खतरा होता है और वो जानलेवा होता है। इसलिए पित्त की थैली पे अगर पथरी हो जाए तो इमीडिएट परेशानी बढ़ने से पहले इसका इलाज कर लें, या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लें, या फिर अगर परेशानी बढ़ गई हो, अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काम ना आता हो तो आप इसका ऑपरेशन करवा लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक कर लें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन मिलेगा, उसे भी टैप कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं कोशिश करता हूं कि इस तरह के जानकारी से भरी वीडियो आपके सामने पेश करूं ताकि आप इन बीमारियों से और होम्योपैथिक दवाइयों से अवेयर हो सके, होम्योपैथी का विस्तार हो सके और लोगों में बीमारियों के प्रति जागरूकता हो, लोग स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें, और यही हमारी कामना है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।